मैं एक किसान हूँ, आसमान में धान बो रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि पगले, आसमान में धान नहीं जमा करता। मैं कहता हूँ, अरे पगले, अगर जमीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है। और अब तो दोनों में से कोई एक होकर रहेगा, या तो जमीन से भगवान उखड़ेगा या आसमान में जमीन धान जमेगा। नमस्कार, आदाब, मैं दिनेश यादव। आज अपनी श्रृंखला में मैं ऐसे कवि के बारे में जिक्र कर रहा हूँ जिसका नाम है रमाशंकर यादव विद्रोही। एक ऐसे अल्हड़ कवि जो गुमनाम राहों में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए, लेकिन उनकी आज भी कविता गांव के उन पगडंडी के रास्ते से होते हुए संसद में भी गूंजती है। जब उनकी कविता को हम सुनते हैं, उनकी कविता को हम पढ़ते हैं, तो हमारे जहन में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक नया क्वेश्चन मार्क भी आता है। उन्हीं कवि के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जिनका नाम है रमाशंकर यादव विद्रोही। इनका जन्म 3 दिसंबर 1957 को आहिरी फिरोजपुर गांव, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। शुरुआत में इन्होंने अपनी पढ़ाई अपने ग्रामीण अंचल से ही की। इन्होंने वकालत की डिग्री ली और वकालत शुरू की, लेकिन इनका वकालत में मन नहीं लगा। 1980 में इन्होंने वकालत पद से त्याग दिया, यानी वकालत से मुक्ति लेकर ये चले गए जेएनयू। इनका सपना था समाज को एक नई दिशा, एक नई धारा देने का, और इन्होंने अपनी स्नातक हिंदी विभाग, हिंदी से स्नातक करने के लिए इन्होंने जेएनयू में दाखिला लिया। वहाँ उन्होंने आंदोलनों में हिस्सा लिए। 1983 में आंदोलन के चलते इनको जो है जेएनयू से निष्कासित कर दिया, लेकिन फिर भी ये 30 वर्षों तक निरंतर जेएनयू की आवासों में रहे, जेएनयू की गलियों में घूमते रहे और अपनी कविता का निर्माण करते रहे। कहते हैं कि कभी कभी संघर्ष और किस्मत इंसान की एक साथ साथ न दे तो भी इंसान का भाग्य अधूरा रह जाता है। हो सकता है किसी किस्मत अच्छी हो लेकिन संघर्ष अच्छा ना हो तो भी उसका भाग्य अधूरा हो, या हो सकता है कि किसी की संघर्ष बहुत ज्यादा हो लेकिन किस्मत अधूरी हो, तो किस्मत अधूरी रहते कि चलते भी उसका जो है भाग्य का उदय नहीं हो पाता। ऐसे ही एक अल्हड़ कवि रमाशंकर जी, जिनके मन में हजारों सपना, हजारों ख्वाब, समाज को एक नई दिशा, एक नई धारा देने की थी, लेकिन तमाम संघर्षों के बावजूद भी आज वो एक कागज के पन्नों में सिमट कर रह गए। एक ऐसे महान कवि के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एक युग था जो लोग विद्रोही जी कहते थे, एक युग फिर आएगा जिसे लोग क्रांतिकारी विद्रोही जी कहेंगे। एक ऐसा अल्हड़ कवि जो हमेशा अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं। विद्रोही कविता उनकी भावनाओं, उनकी गहरी आवाज थी और एक अलग दुनिया का सपना दिखता है उनमें। फिल्म का अंत कवि द्वारा राजाओं के, साम्राज्यों की गुलामी की पीठ और शरीर पर सत्ता पाने की निंदा के साथ होता है, जो सभ्यताओं का अपराध है। वो कहते हैं कि पितृसत्ता इतिहास की उपज है और हर सभ्यता मुहाने पर एक औरत की जली हुई लाश और इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां पड़ी मिलती है, जिसका सिलसिला कान्हा के वनों से लेकर समाना के जंगलों तक चला जाता है, जो सिस्या की चट्टानों से लेकर बंगाल के मैदानों तक फैला है। ये इन्होंने नारीवादी विचारक कवि भी दिए, किसानों पर भी इन्होंने अनेक कविताएं लिखी। एक कविता उनका यह भी लिखा है कि मैं अहीर हूँ और ये दुनिया मेरी भैंस है, मैं उसे दूह रहा हूँ और कुछ लोग उसे कुदा रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो कुदा रहे हैं? आपको पता है क्यों कुदा रहे हैं? ये भी पता है, लेकिन इस बात का पता ना आपको है, ना हमको है, ना उनको है कि इस कुदाने का परिणाम क्या होगा। हाँ, इतना तो पता है कि नुकसान तो हर हाल में हमारा ही होगा, क्योंकि ये भैंस हमारी है, ये दुनिया हमारा है। इसीलिए विद्रोही जी हमेशा अपने विवादों को घेरे हुए कविताओं, विवादित कविताओं के बारे में जाने जाते हैं। उनकी कविताओं में वो तेवर, वो चीजें वो दिखती हैं, वो उत्तेजना। इनकी चीजों को बहुत से लोग कवियों कहा, इनको नकारात्मक कवि के रूप में दिखाया जाता है, क्योंकि इन्होंने समाज